हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे रमन इफेक्ट के बारे में। देखते हैं रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। देखिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे लॉर्ड रेले का नियम, और उनके नियम में पढ़े थे कि ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा की पावर 4, और इसमें एक शर्त था कि जो परिकिरणक होता है, जिससे प्रकाश परिकिरणित होता है, परिकिरणक की जो तरंग दैर्घ्य होती है ये इतनी कम हो, ये जो लाइट इस पर इंसिडेंट होती है इसकी तरंग दैर्घ्य जितनी होती है उससे कम हो इसका वेवलेंथ। तो देखिए इनका कहना था कि जितनी इंटेंसिटी या जितनी एनर्जी ये इंसिडेंट लाइट की होती है, और इससे जब लाइट का स्कैटरिंग होता है, परिकिरण होता है, तो ये जो परिकिरणित प्रकाश हमको मिलता है, स्कैटरिंग लाइट जो मिलती है, इसकी इंटेंसिटी और एनर्जी इंसिडेंट लाइट के इक्वल होती है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने अपने प्रयोगों के द्वारा बताया कि ये जो परिकिरणित प्रकाश होता है, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता, या आप कह सकते हो परिकिरणित प्रकाश की जो ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश के बराबर तो होती है, उससे अलग भी होती है, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और कम या ज़्यादा किस तरह से हो सकती है उसका एक्सप्लेनेशन किए थे। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इनका कहना था कि अगर मीडियम में कोई भी परिकिरणक हो और लाइट जो है जब इस पर इंसिडेंट होती है, लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, देखिएगा, तो ये मॉडर्न फिजिक्स के बेस पर इसका एक्सप्लेनेशन किए थे। और मॉडर्न फिजिक्स क्या कहता है लाइट के बारे में कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटान अथवा क्वांटा कहते हैं। तो ये फोटान जब इस पर इंसिडेंट होता है, इस पर इंसिडेंट होता है और इस पार्टिकल पर देखिए फोटान चल रहा है, चूंकि ऊर्जा का बंडल है या पैकेट है, तो आप कोई भी लाइट सोर्स लेते हो, लाइट सोर्स से एनर्जी, जैसे आप ये कैंडल आप लेते हो, एक कैंडल लेते हो, तो यहाँ से जो लाइट निकलती है ये फोटान के फॉर्म में ऐसे फेंक रहा है ये एनर्जी को, इस तरह से, इसी को फोटान कहा जा रहा है। तो जब लाइट से ये एनर्जी इस तरह से इस पे हिट करेगा, तो हिट करने का मतलब क्या हुआ, टक्कर हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो टक्कर होता है वो देखिए दो तरह से टक्कर होता है। एक आप लोग पढ़ चुके हो कोलिजन टक्कर, एक आप लोग पढ़े हो इलास्टिक कोलिजन, और एक पढ़े हो इन इलास्टिक कोलिजन। 11th के सिलेबस में था प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। यानी ये जो हमारा परिकिरणक है और ये जो फोटान है, फोटान जब आते हैं इनसे इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो एनर्जी का ट्रांसफर फोटान से ना तो इसमें होता है और ना इससे इसमें होता है। तो उस कंडीशन में ये इस परिकिरणक जो होता है इस लाइट को एब्जॉर्ब करके रेडिएट करता है, और उस कंडीशन में इसकी जो इंटेंसिटी या एनर्जी होती है इंसिडेंट लाइट के इक्वल होती है। इस कंडीशन में स्कैटरिंग लाइट की जो एनर्जी होती है वो इंसिडेंट लाइट के इक्वल होती है। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो इन इलास्टिक कोलिजन के लिए भी देखिए दो कंडीशन है। एक कंडीशन है इन इलास्टिक कोलिजन के लिए, एक कंडीशन है कि पता चला यहाँ पर एक स्कैटर्ड है, परिकिरणक है, और लाइट इस पर इस तरह से इंसिडेंट हुआ, फोटान इस पर टकराया, और जब फोटान टकराया तो मान लेते हैं आपकी बार अप्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है, इन इलास्टिक कोलिजन। और अप्रत्यास्थ टक्कर में हम पढ़े हैं कि ऊर्जा का विनिमय होता है। ऊर्जा का विनिमय देखिए दो तरह से हो सकता है। एक तो अगर ये अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर में है, तो ये जो फोटान होता है, फोटान जैसे ही इस पर इंसिडेंट होगा तो ये इस फोटान से कुछ ना कुछ एनर्जी ले लेगा।
ये प्रकीर्णक फोटान से कुछ ना कुछ एनर्जी ले लेगा। अब अगर कुछ एनर्जी ले लिया, सपोज आप कह सकते हो कि ये जो फोटान है, फोटान की एनर्जी हुई h न्यू, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h न्यू, जहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति है, और ये जो है कुछ ऊर्जा को ले लिया। कुछ ऊर्जा को लेने का मतलब हुआ, चलिए हम मान लेते हैं h इसमें से कुछ ले लिया, और ये जो बचा वाला लिख लेते हैं, जो बचेगा वो रेडिएट हो जाएगा, और बच रहा है मान लेते हैं h न्यू डैश या h न्यू 1 लिख लेते हैं। जो एनर्जी बच रहा है उसको लिख लेते हैं h न्यू 1, और जो बचेगा उसी को ये मॉलिक्यूल रेडिएट कर देगा, और रेडिएट कर देगा तो इसकी जो एनर्जी है, देखिए अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, h न्यू 1। अब आपसे हम पूछें कि बताइए इसमें कौन जाता है, h न्यू 1 जाता है या h न्यू जाता है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हो कि ये h न्यू 1 जो लिखे हैं ये कम है, ये गलत लिखा गया है अभी, ये कम है। कम क्यों है? क्योंकि h न्यू टोटल एनर्जी थी, और इसमें से कुछ ऊर्जा को ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लिया है, अवशोषित कर लिया है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं h न्यू का मान h न्यू 1 से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर न्यू कम है, ये ऊर्जा को शो करता है, तो ये जो स्कैटरिंग लाइट मिली इसकी भी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। किससे? इंसिडेंट लाइट से। तो इस कंडीशन में एनर्जी जो मिलती है वो कम मिलती है। और अगर इस पर स्पेक्ट्रम, इसका स्पेक्ट्रम शो किया जाए, तो स्पेक्ट्रम में भी हम बता रहे हैं कि एक आपका होता है स्टोक्स लाइन, और एक होता है एंटी स्टोक्स लाइन, और एक होता है रेले लाइन। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर दूसरा कंडीशन लेते हैं इसी का, अब दूसरा कंडीशन में देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक प्रकीर्णक है, और इस पर लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई, लाइट कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई, और इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी है h न्यू। अब ध्यान दीजिएगा, अब की बार ये जो हमारा स्कैटर्ड है, प्रकीर्णक है, ये प्रकीर्णक एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में है, और अगर ये उत्तेजित अवस्था में है तो अब की बार इस फोटान के पास जितनी एनर्जी थी उस एनर्जी, वो एनर्जी तो यहाँ से स्कैटिंग उसका होगा ही, प्रकीर्णन होगा ही, उसके साथ साथ ये चूंकि एक्साइटेड स्टेट में है तो ये अपनी एनर्जी कुछ फोटान को दे देगा, और अपनी एनर्जी जब कुछ फोटान को दे देगा तो यहाँ पर जो हमको एनर्जी मिलेगी स्कैटरिंग लाइट की, ये h न्यू से कुछ ज़्यादा हो जाएगी, और मान लेते हैं वो एनर्जी जो है वो हो जाएगी h न्यू डैश। चलिए यहाँ पर h न्यू डैश मान लेते हैं, h न्यू डैश हो जाएगी ये एनर्जी। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम ड्रा करें, तो स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से देखिए, ये जो लाइन मिलती है, ये जो लाइन मिल रही है, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि इलास्टिक कोलिजन होता है, और जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की रहेगी वही फ्रीक्वेंसी स्कैटरिंग लाइट की रहेगी, और उस जो लाइन उस कंडीशन में मिलती है उस लाइन को हम लोग कहते हैं रैले लाइन, रैले रेखा। ये देखिए रैले रेखा इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रैले महोदय ही बताए थे कि आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा होती है प्रकीर्णित प्रकाश की ऊर्जा के बराबर होती है। तो अगर ऐसा होता है तो स्पेक्ट्रम में जो लाइन हमको मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रैले रेखा। लेकिन अगर हमारा कोलिजन इनइलास्टिक हो, अप्रत्यास्थ संघट्ट हो, और अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऐसा हो कि ये निम्न ऊर्जा स्तर में हो और ये कुछ एनर्जी को ले ले, जब एनर्जी को ये ले लेगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनें हमको मिलती हैं, और लाइनें ये जो मिल रही हैं ये न्यू का कह सकते हो घटता हुआ क्रम है। घटता हुआ क्रम का मतलब अगर हम लेना चाहें तो यहाँ पर न्यू, ये जो बच रहा है न्यू 1 न्यू 2 के फॉर्म में अगर इस तरह से हम लोग समझते हैं तो ये शो करेंगे, और अन्यथा अगर हम ये कहते हैं कि h न्यू, अगर हम ये यहाँ पर कह दें कि h न्यू इंसिडेंट हुआ और ये जो निम्न ऊर्जा स्तर में था ये h न्यू 1 ले लिया, h न्यू 1 ले लिया ऊर्जा को, तो ये कितना बचेगा, तो आप कह सकते हो ये बचेगा h न्यू माइनस h न्यू 1, ये बचेगा, h कॉमन है तो आपका हो जाएगा न्यू माइनस न्यू 1। ये देखिए
H कॉमन होगा, ये ऊर्जा को शो करता है। अगर हम कहें उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो फ्रीक्वेंसी कितना मिल रहा है, न्यू माइनस न्यू वन मिल रहा है। लेकिन अगर इसके पहले जिस तरह से हम समझे थे तो चाहे तो यहाँ पर न्यू वन न्यू टू कर सकते हैं। अगर ये कहते हैं कि H न्यू वन ये ले लिया तब कितना बचेगा, इतना आ रहा था, इतना माइनस इतना ऊर्जा बचेगा, और H तो कांस्टेंट प्लांक कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी यही इतना मिलेगा। तो यहाँ पर न्यू माइनस ये लाइन हमको जो मिल रही है न्यू माइनस न्यू वन, ये न्यू माइनस न्यू टू, इस तरह का कुछ फॉर्म हमको मिलेगा। जबकि अगर इन इलास्टिक कोलिजन का ये दूसरा वाला कंडीशन होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है या स्कैटर्ड है वो एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जो लाइट उस पर इंसिडेंट होती है वो उस लाइट को या उस फोटान को वो मॉलिक्यूल या स्कैटर्ड जो है कुछ ना कुछ ऊर्जा उसको खुद दे देता है, और जब ऊर्जा दे देता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे पता चला कि ये जो स्कैटर्ड है, ये स्कैटर्ड इसको ऊर्जा दे दिया H न्यू वन, तो बताइए इसकी जो स्कैटरिंग लाइट है इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, H न्यू प्लस H न्यू वन, ये, और फिर यहाँ पर H कॉमन करेंगे न्यू माइनस न्यू वन, इतनी एनर्जी जो है मिलती है स्कैटरिंग लाइट की। अगर ये सॉरी प्लस है यहाँ पर, अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, न्यू प्लस न्यू वन। तो उस कंडीशन में देखिए यहाँ पर मिल रहा है हमको न्यू प्लस न्यू वन, इसी तरह से न्यू प्लस न्यू टू, न्यू प्लस न्यू टू, ये फॉर्म हमको मिलता है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है या जब हमको कम ऊर्जा मिलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोक्स लाइन, इसको बोलते हैं स्टोक्स लाइन, स्टोक लाइन, स्टोक रेखा, और इसको बोलते हैं प्रति स्टोक रेखा, प्रति स्टोक रेखा, प्रति स्टोक रेखा। और ये जो बीच में मिला है जो कि इंसिडेंट और स्कैटरिंग लाइट की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल जब दिखाया गया है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेले रेखा, रेले रेखा, और इसी को संयुक्त रूप से हम बोलते हैं रमन रेखाएं, रमन रेखाएं। तो आप कह सकते हो अगर एक लाइन में आप से कोई पूछे कि रमन इफेक्ट क्या है तो आप कह सकते हो कि इंडियन साइंटिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया कि इंसिडेंट जो एनर्जी इंसिडेंट लाइट की होती है वही लाइट स्कैटरिंग लाइट, वही एनर्जी स्कैटरिंग लाइट की हो ये ज़रूरी नहीं है, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं, प्रकीर्णन के इस प्रभाव को रमन प्रभाव कहते हैं। और ये अपना एक्सपेरिमेंट जो है 1928 ईस्वी में किए थे। रमन का ये जो एक्सपेरिमेंट था बेंजीन कार्बनिक द्रव पर तीव्र प्रकाश किरण पुंज को डाले थे, तो ये 1928 में एक्सपेरिमेंट किए थे और इसके लिए जो है 1930 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, तो आपको कहना है प्रकीर्णन के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। और सन भी पूछा गया, कई परीक्षाओं में सन भी पूछा गया है। 1928 में ये अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, बताए थे, और उसके लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए फिर आगे हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया है फिलहाल। आगे देखिए इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे डिस्पर्सन, और उसमें जो है हम लोग को उसका कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है और प्रकीर्णन का कुछ अनुप्रयोग पढ़ना है। तो उसके अनुप्रयोग में जैसे आपका है रेनबो, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का बनना देखिए। इंद्रधनुष देखिए कोई भी हम लोग ले लेते हैं रेन ड्रॉप, कोई भी रेन ड्रॉप कुछ इस तरह से लेते हैं और मान लेते हैं सन से व्हाइट लाइट या सनलाइट कुछ इस तरह से इस ड्रॉप पर इंसिडेंट होती है, इस ड्रॉप पर कुछ इस तरह से ये लाइट इंसिडेंट होती है। अब देखिए ये रेन ड्रॉप जो है इस तरह से लेते हैं, इस पर हम लोग नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं इसके सेंटर से, ये देखिए आपका हो गया नॉर्मल। और यहाँ पर चूंकि ये जल की बूंद है
अब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, और यहाँ पर नॉर्मल को ड्रा कर लिया गया है। यहाँ देखिए कुछ इस तरह से नॉर्मल को ड्रा किया गया है। अब ये मीडियम जो है इससे क्या है, ये सघन है, और अगर ये सघन है तो ये अभिलंब की तरफ इस तरह से कुछ झुका होगा इसमें। और फिर यहाँ से देखिए एक नॉर्मल और हम लोग सेंटर से इस पॉइंट पर ड्रा करते हैं, चूंकि यहाँ पर मीडियम पुनः चेंज हो रहा है, ये सघन और ये मीडियम विरल। अब यहाँ से जब ये परपेंडिकुलर इस पर ड्रा करते हैं इस सरफेस पर, तो देखते हैं ये वाला जो एंगल होता है, ये एंगल आप देख लीजिए इस सरफेस के लिए मिलेगा हमको इंसिडेंट एंगल, और ये जो इंसिडेंट एंगल होता है ये इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से आप कह सकते हो ज़्यादा होता है। अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पर पुनः देखिए हम एक नॉर्मल को ड्रा करते हैं इस तरह से, और अब की बार देखिए ये क्रांतिक कोण से बड़ा नहीं होता, तो इसका जो है अपवर्तन होता है। और जब अब की बार अपवर्तन होता है तो अब की बार देखिए सघन से विरल, यानी ये अभिलंब खींचा जा रहा है अभिलंब से दूर, ये किरण जो है अभिलंब से दूर, कुछ इस तरह से। अब अगर हम लोग देखें तो ये सिर्फ श्वेत प्रकाश के लिए शो किया गया है, जबकि हमको पता है कि ये एक प्रिज्म का कार्य करेगा, और श्वेत प्रकाश में 7 कलर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग पढ़े हो कि सबसे ज़्यादा जो बैंड होता है वो वायलेट कलर होता है। अगर ये वायलेट कलर है तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से रेड कलर भी होगा, रेड कलर इस तरह से ऊपर, और रेड कलर कुछ इस तरह से यहाँ पर, और रेड कलर जो है यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे, रेड कलर कुछ इस तरह से ये हमको मिल रहा है, फिगर ऐसे कुछ मिलेगा। अब देखिए अगर हम लोग इसी को, ये हमारा क्या है, श्वेत प्रकाश है, इतना ध्यान दीजिएगा, ये हमारा है श्वेत प्रकाश, ये श्वेत प्रकाश है, और ये देखिए सबसे ज़्यादा बैंड हुआ है, और बैंड सबसे ज़्यादा होता है वायलेट। तो ये वाला जो आया है ये है वायलेट, ये वायलेट कलर है, और ये है आपका रेड कलर। अगर हम वायलेट को आगे की तरफ यहाँ से ऐसे बढ़ा देते हैं, और ये जो इंसिडेंट रे है इसको हम इस तरह से बढ़ा देते हैं, तो इसके बीच का ये जो कोण बनता है, ये कोण होता है 42 डिग्री, ये कोण होता है 42 डिग्री। और ये जो रेड वाला है, ये रेड वाला जो आपका होता है, ये सॉरी वायलेट को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं इस तरह से, तो ये एंगल होगा 40 डिग्री, हाँ ठीक है। और ये एंगल जो आपका होगा, इसको जब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल जो होता है ये होता है 42 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल 40 डिग्री और ये पूरा एंगल हो गया 42 डिग्री, यही तो लिया जा रहा है। ये देखिए ये इस तरह से और ये इस तरह से कुछ लिया जा रहा है। अब यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल में हम लोग देखते हैं कोई भी ऑब्जर्वर है, कोई भी प्रेक्षक है, और प्रेक्षक के पास जो है ये किरणें आती हैं, ये किरणें जो है आती हैं प्रेक्षक के पास कुछ इस तरह से। यहाँ पर कोई भी प्रेक्षक है तो ये किरणें जब भी कुछ इस तरह से आएंगी, ये वाला एंगल आपसे हम पूछे कितना है तो आप बता सकते हो। ये एंगल देख लीजिए कितना है, और जो ये जो वायलेट वाला है ये एंगल कितना है ये आप बता सकते हो। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये पैरेलल दोनों हो गया। अब देखिए इसको जो है एक तिर्यक रेखा कुछ इस तरह से काट रही है, ये एंगल आपका 42 है तो ये एंगल भी आपका मिलेगा 42, और ये एंगल आपका मिलेगा 40। ये आपका 40 अंश हुआ और ये आपका हुआ 42 अंश, कुछ इस तरह से। तो अगर आपसे हम पूछें कि इस रेनबो में, ये जो रेनबो बताया जा रहा है, इसमें ये जो कलर दिख रहा है, ऊपर कौन सा कलर दिखेगा और नीचे कौन सा कलर दिखेगा, तो हमारे ख्याल से कुछ लोग ये कहेंगे कि ऊपर वायलेट दिखेगा और नीचे जो है रेड दिखेगा, जबकि ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहीं से देख लीजिए जो आपका वायलेट है, वायलेट 40 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, और जबकि रेड जो है 42 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पर
इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। और अगर इसका स्लोप ज़्यादा है तो जब हम ऊपर यहाँ पर जाते हैं तो ये देखिए कुछ यहाँ पर मिलेगा, और इसको लेके जाते हैं ये कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर जो बैंड मिलेगा हमको इस तरह से कुछ मिलेगा। ऊपर जो हमारा हो रहा है, ऊपर ये रेड है, ऊपर रेड है और नीचे जो है ये वायलेट है, नीचे वायलेट है। तो ये इस टाइप के रेनबो को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेनबो। इस रेनबो को हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेनबो। ऐसा इंद्रधनुष जिसके भीतरी सतह पर वायलेट होता है और ऊपर जो है रेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। एक प्रकार का इंद्रधनुष और होता है जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। अब देखिए सेकेंडरी रेनबो में हम पढ़ते हैं, फिलहाल थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। ये जो रेनबो होता है ये ज़्यादा बनता है, और यहाँ पर एक रेन ड्रॉप के लिए ये कलर शो किया गया है। यहाँ देखिए आप कह सकते हो कि हजारों बूंदें होंगी, और सबसे जो है प्रकीर्णन होगा, डिस्पर्जन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, जो भी आपका हो रहा है कह सकते हो। प्रकीर्णन नहीं, आप कह सकते हो डिस्पर्जन ही हो रहा है। अब यहाँ से भी सब जगह इस तरह से 40 और 42 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इस तरह से कुछ रेनबो हमको शो होता है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी रेनबो की। सेकेंडरी रेनबो को देख लीजिए। सेकेंडरी रेनबो में देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉप लिया जा रहा है, रेन ड्रॉप इस तरह से लेते हैं, और कोई भी लाइट इस तरह से इस पर इंसिडेंट होती है। अब इंसिडेंट होती है, यहाँ पर नॉर्मल डाल के जो है इसका हम रिफ्लेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होता है, देखिए रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है। और इस पॉइंट पर देखिए ये सेंटर है रेन ड्रॉप की, और यहाँ से अगर इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये वाला जो एंगल, इंसिडेंट एंगल इस सरफेस के लिए ये बन रहा है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। और अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन इसका नहीं होगा, बल्कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। पुनः यहाँ पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, और अब की बार फिर देखते हैं कि ये जो आपका इंसिडेंट एंगल है, ये एंगल अभी भी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका हो जाता है। कुछ इस तरह से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन फिर से हो जाता है। और अब की बार जो है ये नॉर्मल यहाँ फिर ड्रा कर लेते हैं, ये एंगल अब की बार क्रिटिकल से कम है, क्रांतिक कोण से कम है। तो यहाँ पर जो है देखिए होता है अपवर्तन। अपवर्तन कुछ इस तरह से होता है। और फिर देख लीजिए, अभी बताएं कि ये एक कलर के लिए शो किया गया है। अभी और कलर के, सपोज ये अगर वायलेट के लिए शो हो, रेड जो होगा, लाल रंग जो होगा वो कम डेविएट होगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से, और ये कुछ कम डेविएट होगा कुछ इस तरह से। अब की बार रेड यहाँ पर आ रहा है और वायलेट यहाँ पर, वायलेट कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये प्रेक्षक हो, ये प्रेक्षक हो। तो अब की बार ये एंगल जो होता है, यहाँ से देखिए ये एंगल जो आपका है, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। यहाँ पर ये जो एंगल मिलता है, ये एंगल मिलता है 50 डिग्री का। और रेड वाला, रेड से लेकर अगर ये हम शो करते हैं तो ये एंगल हमको मिलता है 53 डिग्री का। तो अगर देखिए ये कोण आपका, ये पूरा कोण आप कह सकते हो 53 अंश का है। तो ये कोण बनाएगा आपका 53 अंश, और ये बनाएगा 50 अंश। अब की बार देखिए, अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर जो भी हमको रेनबो दिख रहा होगा वो किस तरह से दिखेगा, तो यहाँ पर जो दिखेगा, ये देखिए इसका स्लोप, ये जो वायलेट है, वायलेट का स्लोप ज़्यादा है। जब वायलेट का स्लोप ज़्यादा है तो यहाँ ऊपर हमको क्या दिखेगा, अब की बार वायलेट दिखेगा। और इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कम है, तो अब की बार हमको यहाँ पर जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका वायलेट ऊपर दिखा और यहाँ पर दिखा रेड। जबकि अभी हम प्राइमरी रेनबो जब पढ़ रहे थे तो
प्राइमरी रेनबो में रेड कहाँ पर बन रहा था, ऊपर, और वायलेट कहाँ पर बन रहा था, नीचे बन रहा था। तो दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है और पूछा भी जाता है। प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो में आपसे पूछ लिया जाए, 2 डिफरेंस पूछ लिया जाए, 3 डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो देखिए आपको क्या बताना है कि एक तो आप कह सकते हो कि प्राइमरी रेनबो जो आपका होता था उसमें एक ही बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और जो सेकेंडरी रेनबो होता है उसमें कितनी बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और क्षैतिज से जो वहाँ पर कोण बनता था वो 40 से 42 बनता है, और यहाँ फिर 50 से 53 अंश का कोण बनता है। और आप कह सकते हो कि उसमें जो है वायलेट जो आपका होता है ऊपर होता है, सेकेंडरी में वायलेट ऊपर होता है, रेड नीचे होता है, जबकि प्राइमरी में रेड ऊपर होता है, वायलेट नीचे होता है। तो ये आपका हो गया रेनबो। और देख लीजिए स्कैटरिंग पर भी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे आप कह सकते हो प्रकीर्णन से संबंधित आप अनुप्रयोग अगर देखना चाहो तो कह सकते हो कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो नीला दिखाई देने का कारण क्या है, ये जो आपका बैगनी या नीला रंग है इसका जो प्रकीर्णन होता है ये अपेक्षाकृत और जो आप कह सकते हो कि कलर हैं उसमें, चाहे रेड हो, ऑरेंज हो, येलो हो, ग्रीन हो, इन सब की अपेक्षा इनका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि नीले व बैगनी रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और देखिए चाहे सूर्यास्त हो चाहे सूर्योदय हो, इसके समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो सूर्य लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे कम होता है। खतरे का सिग्नल लाल ही क्यों होता है, खतरे का सिग्नल लाल इसलिए होता है क्योंकि देखिए जो इसका वेवलेंथ होता है, इसका जो स्कैटरिंग होता है वो सबसे कम होता है, और स्कैटरिंग सबसे कम होने किसका होता है, जिसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप वायलेट की बात करते हो तो वायलेट की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है 7 कलर में, जबकि रेड का सबसे ज़्यादा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम उसका प्रकीर्णन जो है, जिसका तरंगदैर्घ्य जितना कम उसका प्रकीर्णन उतना ज़्यादा, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो उसका प्रकीर्णन कम। तो दूर से इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, दूर से ही लाल रंग दिख जाता है, इस वजह से खतरे का सिग्नल लाल होता है। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप संपर्क करिएगा। थैंक यू सो मच।